आप देख रहे हैं RAD न्यूज और मैं हूं मीना सिंह आपके साथ। RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। देश भर की खबरों से पहले चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। देश में घट रहे हैं कोरोना के मामले। रविवार को 80,834 मामले आए। दिल्ली में मॉल बाजार खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ रेस्तरां खोलने की अनुमति। तमिलनाडु में अधिक छूट देने की घोषणा। चाय की दुकानें खोलने की अनुमति। असम सरकार ने कहा टीके की दोनों खुराक ले चुके कर्मचारी सोमवार से कार्यालय आए। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कांग्रेस शासित राज्य पेट्रोल डीजल पर कर घटाएं। बीजेपी शासित राज्यों ने साधी चुप्पी। और महाराष्ट्र में पिछली भाजपा सरकार में शिवसेना को गुलाम समझा जाता था, ऐसा बयान संजय राउत ने दिया। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। करीब 71 दिन बाद कोविड-19 के सबसे कम 80,834 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रोजाना की संक्रमण दर घटकर 4.25% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह तक के आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। इन नए मामलों के साथ देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,94,39,979 हो गई है। सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के 3,303 मरीजों की मौत के साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,70,384 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमितों की संख्या में कुल 54,531 की गिरावट दर्ज की गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 10,26,159 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 3.49% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधारक 95.26% है। लगातार 31वें दिन रोजाना ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के अनलॉक की प्रक्रिया के अगले चरण की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यह 1 सप्ताह के ट्रायल के आधार पर शुरू हो रहा है और अगर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो फिर कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सोमवार से दुकानें, मॉल्स और रेस्तरां पर लगी रोक में ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दुकानों का खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही रहेगा और रेस्तरां को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन उसमें सिर्फ 50% ही लोगों के आने जाने की अनुमति होगी। अब तक दुकानें और इवेंट सिस्टम के तहत खुल रही थी, लेकिन अब सभी दुकानें 7 दिन खुल सकेंगी। जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। इसका भी डिटेल्ड ऑर्डर थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। इस बीच तमिलनाडु भी छूट देने जा रहा है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 14 जून से राज्य के लगभग 27 जिलों में अधिक छूट देने की रविवार को घोषणा की, जिसमें चाय की दुकानों के दोबारा खोलने की अनुमति शामिल है। पश्चिमी हिस्से के 7 और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के 4 जिलों को छोड़कर शेष 27 जिलों में नई छूट लागू होंगी। इसमें चेन्नई व इसके आसपास के सभी जिले शामिल हैं।
स्टालिन ने एक बयान में कहा है कि चाय की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। उन्होंने गर्म चाय घर ले जाने के लिए लोगों से प्लास्टिक की थैलियों के बजाय बर्तनों का इस्तेमाल करने की अपील की। ये दुकानें कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते 10 मई को राज्य में लॉकडाउन होने के बाद से बंद है और समय समय पर इन पाबंदियों को बढ़ाया जा चुका है। असम सरकार ने रविवार को कोविड-19 टीके की दोनों खुराक ले चुके अपने सभी कर्मचारियों से सोमवार से कार्यालय आने का निर्देश दिया है। यह आदेश ऐसे समय में दिया गया है जब राज्य में आंशिक लॉकडाउन लागू है। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव MS मणिवन्नम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला सरकारी कार्यालयों में सुचारू काम सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, रविवार से सभी कार्यालयों में सुचारू रूप से काम सुनिश्चित करने के लिए असम सरकार अपने सभी कर्मचारियों को जिन्होंने कोविड-19 टीके की दोनों खुराक ले ली है, उन्हें निर्देश देती है कि वो 14 जून 2021 से नियमित रूप से कार्यालय आए। आदेश में कहा गया है कि अर्हता रखने वाले सभी कर्मचारियों को काम करने के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 संबंधी नियमों का अनुपालन करना होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों को वाहन ईंधन पर करों में कटौती करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध दी कि क्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य ऐसा करेंगे जहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। प्रधान ने कहा कि यदि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर वाहन ईंधन कीमतों के बढ़ते बोझ की वजह से चिंतित है तो उसे अपने शासन वाले राज्य में पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में कटौती करनी चाहिए। पिछले करीब 6 सप्ताह से कम में पेट्रोल 5.72 रुपये प्रति पैसे लीटर और डीजल 6.25 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने और ऊंचे केंद्रीय और राज्य करों की वजह से वाहन ईंधन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र के अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए करीब 499 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से करीब 300 स्टार्टअप, लघु, छोटे और मध्यम उद्योग और व्यक्तिगत अन्वेषणों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए इस निधि का इस्तेमाल किया जाएगा। यह योजना सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाने और आयात को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हो गया। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक इंदिरा हृदयेश पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली गई हुई थी। वहीं पर आज उन्होंने 11 बजे अंतिम सांसें ली। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। इंदिरा हृदयेश शनिवार को दिल्ली पहुंची थी। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभरी थी और उनकी हार्ट संबंधी सर्जरी भी हुई थी। वो उत्तराखंड में हल्द्वानी से विधायक थी। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करने वाले हैं ब्लैक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत को। सुशांत सिंह राजपूत के मौत को 1 साल हो चुके हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि 1 साल में जांच एजेंसियों के हाथ अब तक क्या कुछ आया है और ये मर्डर है या फिर सुसाइड केस। बिहार का छोरा और हर दिल अजीज बन चुके बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से अलविदा कहे 1 साल हो गया। वह 14 जून 2020 का मनहूस दिन था जब 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। शुरुआत में उनकी खुदकुशी की खबरें आई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ये मामला पेचीदा होता चला गया। देश और राज्य की 5 शीर्ष जांच एजेंसियां बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी रही। पिछले 1 साल से ये एजेंसियां इसमें नाकाम रहीं। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि MCB और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED है। ये 5 एजेंसियां हैं जो अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की है, लेकिन अब तक इन 5 में से कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या। अब जबकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पूरे 1 साल हो चुके हैं, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच में
किस एजेंसियां ने अब तक क्या पाया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, लिहाजा सबसे पहले इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस ने जांच किया। मुंबई पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में सुशांत सिंह की मौत को आत्महत्या करार दिया। सुशांत की मौत एक हाई प्रोफाइल मामला था, लेकिन सुशांत ने अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। मुंबई पुलिस के उप आयुक्त अभिषेक त्रमोखे ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत लटकने के कारण दम घुटने से हुई थी। 27 जुलाई 2020 को फॉरेंसिक लैब ने भी मुंबई पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी थी। फॉरेंसिक लैब की इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि यह हत्या का मामला नहीं है। सुशांत के विसरा के नमूनों में भी कोई नुकसानदेह केमिकल या ड्रग नहीं मिले थे। सुशांत के गले के इर्द गिर्द कपड़ों के कुछ रेशे जरूर पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने उस कपड़े को सुशांत के फ्लैट से जब्त किया था। फॉरेंसिक अधिकारियों ने कहा था कि ये कपड़ा 200 किलो तक का वजन बर्दाश्त कर सकता था। और अब बात सीबीआई की। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक क्या कुछ पाया। सुशांत का परिवार मुंबई पुलिस की जांच से खुश नहीं था और वे इस मामले की सीबीआई जांच चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई को सुशांत केस की जांच का जिम्मा मिला। सीबीआई इस बात की तफ्तीश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या फिर हत्या की गई उनकी। सीबीआई पिछले तकरीबन 10 महीने से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन इन 10 महीनों में सीबीआई ने इस केस से संबंधित अब तक एक प्रेस नोट तक जारी नहीं किया कि आखिर जांच में क्या कुछ प्रगति हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार ये मांग करते रहे हैं कि सुशांत सिंह केस से जुड़ी सीबीआई की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हम आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ एंथनी, उनके रसोइया नीरज और दीपेश सावंत के बयान लिए हैं। सीबीआई ने इस बात का पता लगाने के लिए एक समिति बनाई थी कि क्या सुशांत की हत्या की गई है। इस समिति की अगुवाई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता कर रहे हैं। सुशांत के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2020 में ही सीबीआई को सौंप दी थी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था, सुशांत ने फांसी लगाकर जान दी है। यह मामला खुदकुशी का है। उनके शरीर पर और कोई निशान नहीं मिला है। इस बीच बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी। सीबीआई ने उन्हें बताया कि इस केस की तफ्तीश चल रही है और मामले के हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। और अब बात प्रवर्तन निदेशालय की कि उसने इस केस में क्या पाया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच कोई भी बैंक लेन देन नहीं हुए हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत के माता पिता परिवार के साथ भी बैंक से कोई लेन देन नहीं हुआ है। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ रुपए चुपके से निकाल लिए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पड़ताल शुरू की थी। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 7 अगस्त 2020 को पूछताछ भी की थी। रिया के प्रबंधक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर को भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का मानना है कि सुशांत के बैंक खातों और रिया उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ था। और अब बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जांच की कि उसने इस केस में अब तक क्या कुछ खंगाला है। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसे ड्रग्स के बारे में हुई बातचीत का पता लगा था। इसके चलते सुशांत केस की तफ्तीश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दाखिला भी हो गया था। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में पेश किए गए अपने हल्फनामों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा था कि रिया ने ड्रग्स खरीदे थे। उसने सुशांत की आदतों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। उसकी व्हाट्सएप चैट से यह बात बिल्कुल साफ है कि वो ड्रग्स की आपूर्ति के रैकेट से जुड़ी हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स के मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार
किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक भी शामिल था। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस साल 26 मई को सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले अक्टूबर 2020 में रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाद में उसके भाई शौविक को भी जमानत मिल गई। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण कही जा रही है, क्योंकि जब सुशांत की मौत हुई थी तो उस वक्त सिद्धार्थ सुशांत के फ्लैट में ही मौजूद था। इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तक दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों और अभिनेता अर्जुन कपूर से भी सवाल जवाब किए हैं, लेकिन अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि इन बॉलीवुड सितारों से किस बारे में सवाल जवाब किए गए या फिर इन पर आरोप क्या है। बिहार पुलिस की जाँच को लेकर हुई राजनीति। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाए थे और उन्होंने बिहार पुलिस के पास सुशांत की मौत से जुड़ी एक नई शिकायत दर्ज कराई थी। ये शिकायत पटना के राजीव नगर थाने में खुद सुशांत के पिता ने लिखवाई थी। सुशांत के परिवार के आरोपों से उनकी मौत के केस में राजनीतिक मोड़ आ गया। ये मामला बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उछला था। स्थानीय स्तर से लेकर राजधानी तक ये मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की वजह बन गया। बिहार पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए मुंबई गई। इस मामले में बिहार पुलिस की जांच करने के अधिकार पर सवाल उठे और मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम के साथ कई नाटकीय मंजर भी देखने को मिले। इसके चलते बिहार और महाराष्ट्र के बीच भी काफी जुबानी जंग हुई थी। भले ही इस केस में 5 अलग-अलग एजेंसियां शामिल हो चुकी हों, पर अब भी ये राज बरकरार है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर किया गया था। ये 5 अलग-अलग एजेंसियां अपने तरीके से लगातार काम कर रही हैं, पर अभी भी उनके छानबीन में नतीजा साफ नहीं हो पाया है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है या फिर उन्होंने सुसाइड किया है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार, उनके चाहने वाले, उनके फैंस लगातार उनके इंसाफ की मुहिम चला रहे हैं और सीबीआई पर टकटकी लगाए हुए हैं। देखिए उनके फैन का क्या कहना है। हाँ सर, मैं बीना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपसे बात करना था सर, क्योंकि आप लोग सर मुहिम चलाए हुए हैं उनके इंसाफ के लिए। तो सुशांत सिंह केस में सर कितना संतुष्ट है, क्योंकि 1 साल होने वाला है और सीबीआई जांच का अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है। 1 साल मतलब सीबीआई को काम करते करीब 10 महीने हो गए। हाँ, 10 महीने हो गए सीबीआई को, और इस केस को शुरू हुए सर 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। हाँ। तो कल हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं सुशांत सिंह के आवाज पे उनको। हाँ सर। और दिल्ली में, मुंबई में प्रोटेस्ट भी है और कैंडल मार्च भी है हम लोग की तरफ से, और बहुत सारे अलग अलग देशों में, करीब 18 से ज्यादा देशों में इसके लिए श्रद्धांजलि आयोजित की जा रही है इंसाफ की टीम की तरफ से। प्रशांत जी, कितना संतुष्ट है आप लोग इस मतलब सीबीआई जब से तफ्तीश कर रही है इस मामले की, तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि इंसाफ मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को? नहीं, अभी तो किसी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 10 महीने में बहुत कुछ सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन ये भी है कि हम लोग हमेशा सीबीआई पे अपनी जवाब बनाए हैं और सरकार पे भी विश्वास है कि आज नहीं तो कल न्याय देगी। सीबीआई को हमने हर महीने अपने तरफ से एक ऑफिशियल लेटर भी भेजा है, कल भी जाएगा। कल भी वहाँ के लोग सीबीआई को सौंपेंगे और अपने फिर से उनसे जवाब मांगेंगे कि अभी तक क्यों नहीं मिला, क्या कारण हो रहा है, आप कुछ भी चीजें सामने लाइए। क्योंकि प्रशांत जी 10 महीने हो चुके हैं सुशांत के केस को सीबीआई के हाथों में गए हुए, और अब तक एक भी प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है कि क्यों मौत हुई है, क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या। तो इस चुप्पी से कितना परेशान है आप लोग? सीबीआई की चुप्पी से तो बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन एनसीबी जिसको हमने नहीं बुलाया था, एनसीबी जो हमने नहीं चाहा था कि एनसीबी आए, तो एनसीबी के कार्यकाल से अच्छा हम लोग खुश हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो अपना पूरा प्रयास कर रही है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। सीबीआई का एक भी कदम अभी तक नहीं उठा है इसके तरफ, और एक भी लोगों को अभी तक इवन मतलब 15 दिनों के या 10 दिनों के हिरासत में भी नहीं लिया गया है कि आपने भुगतान किया था। तो सीबीआई की तरफ से बहुत कोई एक्शन जब नहीं लिया गया तो पूरे ऐसे सारे दुनिया भर के सभी नाराज मेरे साथ। तो यही हम लोग कहेंगे सीबीआई से कि क्या आगे भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम आप लोग लेकर चले हैं वो आगे भी जारी रहेगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता?
बिल्कुल, सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम अभी कोविड के कारण ये सिर्फ सड़कों पे नहीं उतर पाई है। अगर ये कोविड नहीं होता तो 5 लाख से अधिक लोग देश और दुनिया भर में हर जगह सड़कों पे होते। तो ये आज भी उतने सारे लोग हैं, भले ही मीडिया को, भले ही लोगों को या और भी सीबीआई को ये नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखिए हमारे तरफ से हर दिन ट्रेंड में आता है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लिए आप जस्टिस दें या दो। तो कोई ऐसा दिन नहीं रहा 1 साल में कि हमने उसको ट्रेंड पे नहीं किया या फिर जहाँ तक हमने एक्टिविटीज या प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ये कंटिन्यू चलेगा, चाहे वो 5 साल ले लें, 10 साल ले लें या जितना भी दिन ले लें, हमें 100% जस्टिस चाहिए, बस यही। और एक आखिरी सवाल है ये कि मुख्य आरोपी के तौर पर रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और मीडिया में ये भी खबरें आ रही हैं एंटरटेनमेंट जगत से कि आने वाले दिनों में उनको फिल्म भी मिलने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? रिया चक्रवर्ती के साथ जिस तरह का अभी व्यवहार हो रहा है और जैसा कि एक फिल्म में भी बनाया जा रहा है सुशांत के ऊपर, जिससे सुसाइड एंगल को दिखाया गया, तो ये दोनों जो पक्ष है सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, ये एक तरफा लग रहा है रिया चक्रवर्ती के फेवर में और उनके जो भी गुनहगार हैं उनके फेवर में। तो रिया चक्रवर्ती को तो पूरी तरह से इंडस्ट्री से भी और सरकार से भी बाइकआउट होना चाहिए था, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद जैसे कहा जाता है कि भारत में वही लोग तरक्की करते हैं जो बहुत बड़े विलेन होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही दिख रहा है और वही सच होता दिख रहा है। तो ये इससे हम सब भी दुखी हैं और खुशी तब होगी जब सीबीआई कोई एक्शन लेगी इस पे। क्या कल पटना में कोई मुहिम चलने वाला है सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ को लेकर? कल पटना में कोई प्रोटेस्ट नहीं है, एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है हमारे टीम की तरफ से सुशांत के घर पे। अच्छा जी, तो थैंक यू प्रशांत जी। G7 सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना वायरस से वैश्विक रूप से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ की अपील की। इसके जरिए उन्होंने मांग की कि महामारी को देखते हुए G7 समूह के देश कोविड-19 वैक्सीन की पेटेंट सुरक्षाओं को हटा दे। आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए एक वैश्विक साझेदारी, नेतृत्व और समन्वय की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि चुनौतियों से निपटने के लिए ये लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी है। चीन ने G7 देशों के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे दिन कब के लग गए जब एक मुट्ठी भर मुल्क दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। लंदन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, हमने हमेशा इस बात पर यकीन किया है कि कोई भी देश, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, सब बराबर हैं और वैश्विक मामले सभी देशों से विचार विमर्श के बाद ही निपटाए जाने चाहिए। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब G7 देश चीन के समक्ष खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित चांदीवली से शिवसेना विधायक दिलीप लांडे का सफाई कर्मियों के कॉन्ट्रैक्टर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। कोरोना महामारी के दौर में उद्धव ठाकरे के इस विधायक ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए ठेकेदार को नाले के बगल में पानी से भरी सड़क पर बिठा दिया। इसके बाद विधायक के एक समर्थक ने उसे धक्का देकर सड़क पर पूरी तरह बिठा दिया। इसके बाद विधायक ने वहां सफाई कर रहे कर्मचारियों को उस पर नाले का कचरा डालने पर मजबूर किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर विधायक ने कहा कि ठेकेदार ने अपना काम ठीक से नहीं किया था। उसे सफाई करने के लिए हम पिछले 15 दिन से फोन पर कह रहे थे, लेकिन उसने कभी सड़क साफ नहीं की। इसके चलते शिवसेना के लोगों को ये काम करना पड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2014 से 2019 के बीच गठबंधन में रहते हुए उनकी पार्टी का सफाया करने का प्रयास किया था। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के कुछ दिन बाद ही राउत ने ये टिप्पणी की है। जलगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि गठबंधन में शिवसेना के साथ बीजेपी ने गुलामों जैसा बर्ताव किया। राउत ने कहा, बीजेपी को हमारे सहयोग से जो सत्ता मिली थी उसी का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी का सफाया करने के प्रयास किए। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं और इससे आम जनता
परेशान हैं, पर ना तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ना ही केंद्र सरकार। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि एक तरफ जनता कोरोना वायरस संक्रमण से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से जनता दुखी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। ये अति दुखद है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल व डीजल की कीमत लगभग 100 रुपए पहुंच जाने से लोगों में आक्रोश की खबर लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। और अब खबर कारोबार जगत की। भुगतान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पेटीएम के निदेशक मंडल ने 22 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री योजना को मंजूरी दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में आंतरिक सार्वजनिक निर्मम IPO का बाजार काफी बड़ा रहने की उम्मीद है। वित्तीय प्रौद्योगिकी सहित करीब 1 दर्जन वित्तीय सेवा कंपनियां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 55 करोड़ रुपए से अधिक के IPO लाने की तैयारी कर रही है। निवेश बैंकरों ने यह जानकारी दी। 1 दर्जन से अधिक बीमा, संपत्ति प्रबंधन, वाणिज्य बैंकिंग, गैर बैंक, सूक्ष्म वित्त, आवास वित्त और भुगतान बैंक कंपनियों ने सेबी के पास IPO के लिए दस्तावेज जमा कराए हैं। ऐसे में आगामी महीनों में IPO बाजार में वित्तीय सेवा क्षेत्र का दबदबा रहने की उम्मीद है। और अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं खेल के मैदान में। जोएल पोजनलापो ने गोला दागा, जबकि लुकास रेडिकी ने पेनल्टी बचाई, जिससे फिनलैंड के क्रिस्टियन एरिक्सन के मैदान पर बेहोश होने के कारण चर्चा में रहे। यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप के मैच में डेनमार्क को 1-0 से हराया। पहले हाफ के अंतिम क्षणों में एरिक्सन मैदान पर गिर गए और उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके कारण लगभग 90 मिनट तक खेल रुका रहा। डेनमार्क फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि एरिक्सन होश में है और उनकी स्थिति स्थिर है। डेनमार्क के कोच कास्पर ज़ेलमैन ने कहा, आप इस तरह की स्थिति में मैच नहीं खेल सकते। हमने जो प्रयास किया वह अविश्वसनीय है। यह अविश्वसनीय है कि खिलाड़ी दूसरे हाफ में खेलने के लिए उतरे और उन्होंने दबदबा बनाया। नासा ने अपने पहले शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम के रॉकेट को तैयार कर लिया है। ये रॉकेट इसी दशक के भीतर चांद पर इंसानों को लेकर जाएगा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में इंजीनियरों ने रॉकेट के 65 मीटर ऊंचे मूल हिस्से को 2 छोटे बूस्टर रॉकेट के बीच फिट किया। ये पहली बार है जब इस विशाल रॉकेट के तीनों हिस्से को लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में स्थापित किया गया है। नासा इस साल SLS को उसकी पहली उड़ान पर भेजेगा। इस मिशन को आर्टेमिस 1 नाम दिया गया है। इसके तहत SLS अमेरिका की अगली पीढ़ी के क्रू व्हीकल ओरियन को चांद की तरफ लेकर जाएगा। हालांकि पहली उड़ान में इंसानों को नहीं भेजा जाएगा। इंजीनियर 2023 में इंसानों को भेजने से पहले रॉकेट और स्पेसशिप को पूरी तरह परखना चाहते हैं। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से ही ऐसे सुझाव दिए जाते रहे हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ या आहार इस संक्रमण से रक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह के दावे भरोसेमंद हैं? BMG न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड हेल्थ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में इस अवधारणा की जांच की गई है। इसमें पाया गया है कि जिन स्वास्थ्य पेशेवरों ने शाकाहारी और मिश्राहारी यानी कि जिनमें मांस नहीं खाया जाता लेकिन मछली खाई जाती है भोजन किया, उनमें कोविड-19 से पीड़ित होने पर गंभीर लक्षण पैदा होने का खतरा कम हो गया। साथ ही इस अध्ययन में पाया गया कि जिन्होंने कहा कि वे कम कार्बोहाइड्रेट या उच्च प्रोटीन वाला आहार लेते हैं तो उनमें कोविड-19 से गंभीर लक्षण पाए जाने का खतरा अधिक रहा। इससे ऐसा लग सकता है कि शाकाहारी भोजन करने या मछली खाने से कोविड-19 महामारी होने का खतरा कम होता है, लेकिन असलियत में चीजें इतनी आसान नहीं हैं। पहले ये बात महत्वपूर्ण है कि उक्त आहार का कोविड-19 के संपर्क में आने से शुरुआती खतरे पर कोई असर नहीं पड़ता। अध्ययन में ये भी नहीं कहा गया है कि आहार से संक्रमित होने के खतरे में बदलाव होता है, न ही इसमें आहार के प्रकार और बीमारी की गंभीरता के बीच कोई संबंध पाया गया है। अध्ययन में केवल ये संकेत दिया गया है कि आहार और कोविड-19 के मध्यम से गंभीर लक्षण होने के खतरे के बीच संबंध है। इस अध्ययन में 6 पश्चिमी देशों के 3000 स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया, जिनमें केवल 138 लोगों को कोरोना से गंभीर बीमारी हुई। इसमें पाया गया कि केवल 41 शाकाहारी लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए और मछली खाने वाले केवल 5 लोग संक्रमित हुए। इसमें से महज कुछ ही लोगों में कोरोना से गंभीर लक्षण दिखे। हालांकि अध्ययन में बेहद कम लोगों के शामिल होने से इसके असल नतीजे का पता लगाना मुश्किल होता है।
इस तरह के अध्ययन के साथ एक और समस्या ये है कि ये केवल निरीक्षण के लिए होता है, तो इससे केवल यही पता चल सकता है कि क्या हो रहा है, न कि यह पता लग सकता है कि आहार का कोविड-19 से क्या संबंध है या हमें क्या बताता है। जब बात कोविड-19 के खिलाफ रक्षा के लिए सबसे अच्छे आहार का पता लगाने की आती है तो सच ये है कि हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं और इस अध्ययन के नतीजे के साथ ही यही समस्या है कि यह बहुत कम लोगों पर किया गया। एक और मसला ये है कि अध्ययन में लोगों के आहार की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया कि वे असल में कैसे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। उदाहरण के लिए इसमें ऐसी जानकारियां नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना ताजा या पहले से खाना खा रहा है। इसलिए किसी आहार के शाकाहार या मिश्राहार होने से वह स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो जाता। अभी के लिए ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि शाकाहारी या मिश्राहारी होने से कोरोना वायरस संक्रमण से रक्षा होती है। इसलिए इस अध्ययन के नतीजों के आधार पर आहार बदलने की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल हम ये जानते हैं कि अपने आप को सक्रिय रखकर, स्वस्थ आहार लेकर और वजन पर ध्यान रखकर कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है और इसमें कोविड-19 भी शामिल है। संभवतः ऐसी अच्छी सलाह होगी कि हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ, मुख्यतः सब्जियां, फल, दालें और अनाज खाना चाहिए।